हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज इस क्लास में आप सीखने वाले हैं एमए वाला फाउंडेशन जीके कंपटीशन जो 2025 में अभी आज के दिन अर्थात 10 अगस्त को कंप्लीट हुआ है। इसके तीनों ग्रुप ए बी और सी ग्रुप के क्वेश्चन पेपर को आप आज एक एक करके एक एक प्रश्न को हल कर वीडियो में आप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पेपर का सीधे मैंने इसको कवर किया, ऐसे पेपर को ही मैंने यहाँ पे अपलोड किया है और कंप्यूटर अवेलेबल न होने के कारण मैंने इसकी पीडीएफ को स्कैन नहीं कर पाया है, इसलिए मैंने सीधे पेपर को यहीं उतार दिया है। क्लियर। थोड़ा आपको छोटा दिखेगा लेकिन आप शब्दों पर जोर दीजिएगा। ये छोटा आपको दिख रहा होगा लेकिन समस्या है, इसको हमें और बड़ा करके दिखाना चाहिए, लेकिन उपकरण अवेलेबल न होने के कारण ये आपको छोटा दिख रहा है। तो आप ध्यान से शब्दों पर आप जोर कीजिएगा। शब्द मैं जो बोलता हूँ आप उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से आप देखिए, समझ जाएंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एमए वाला फाउंडेशन जीके कंपटीशन 2025 10 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, उस 10 अगस्त के एग्ज़ाम में ग्रुप सी अर्थात जो ग्रुप सी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी 50 एमसीक्यूज हैं जिसमें जीके आपको पूरा भरपूर जीके मिलेगा। और ग्रुप बी में हम चूँकि सी बी ए तक चलेंगे, ग्रुप सी थोड़ा आसान है इसलिए आसान को पहले करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप बी 10th लेवल का जो है सभी सिलेबस से आया है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद लास्ट में 12th का जो भी जीके क्वेश्चन आया है 12th उनके सिलेबस से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, रक्षाबंधन किस प्रकार का शब्द भेद है। याद रखिएगा, रक्षाबंधन किस प्रकार का शब्द भेद है। तो रक्षाबंधन क्या है, याद रखिएगा, रक्षाबंधन क्या है, संज्ञा है। रक्षाबंधन क्या है, संज्ञा है। आप इसको याद रखिएगा, रक्षाबंधन क्या है, संज्ञा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। योग है, दूसरा प्रश्न है योग है। तो योग क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, योग एक विज्ञान है, योग एक दर्शन है, योग एक समाधि है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग समाधि दर्शन और विज्ञान तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यह है विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति है। हमने आपको बताया था विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो ये साउथ एशिया में है। कहाँ पर है ये, भारत कहाँ है विश्व के मैप में, साउथ एशिया में है। भारत विश्व के मैप में साउथ एशिया में है। आप इसको याद रखिएगा, भारत कहाँ है, साउथ एशिया में। आप याद रखिएगा इसे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका आंसर है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इसका आंसर है गोवा। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, 18 मंडल है। याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 8 क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, गोरखपुर। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत रत्न चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया। कौन ये कौन थे, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा, 10 क्या है, सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले कौन है। तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। क्लियर। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 11 जुलाई को।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, अब इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1962 को हुई। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, तो याद रखिएगा विश्व परिदृश्य में हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, आप याद रखिएगा। तो कौन सी भाषा है, याद रखिएगा तीसरी भाषा है जो हिंदी तीसरे नंबर पे बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इसरो के जनक हैं, इसरो के जनक कौन है, याद रखिएगा इसरो के जनक है विक्रम साराभाई। कौन है, इसरो के जनक कौन है, विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो एसी धारा की खोज किसने की, मैंने आपको बताया था एसी धारा की खोज किसने की, याद रखिएगा एसी धारा की खोज निकोला टेस्ला ने किया। एसी धारा की खोज किसने किया था, याद रखिएगा एसी धारा की खोज निकोला टेस्ला ने किया था। क्लियर, भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। कहां से थे, बिहार के थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल था, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था वाराणसी। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोएट पीएम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पोएट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, पोएट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से प्रधानमंत्री आजादी के बाद पैदा हुए, तो याद रखिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान है नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पैदा हुए थे, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, परमाणु पोखरण परीक्षण कब हुआ, तो याद रखिएगा 1998 में। कब हुआ था, 1998 में। 23 है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, कौन थे, याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर कलाम साहब की रचना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार देने वाला देश स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम नोबेल किसे प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के दिन अर्थात 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि है और उसी दिन मानवाधिकार दिवस है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अब तक कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा अब तक कुल 48 भारत रत्न के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज में जो पीले रंग का वलय होता है, ओलंपिक ध्वज में जो पीले रंग का वलय होता है वो एशिया महाद्वीप को सूचित करता है, याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज में जो पीले रंग का महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप को इंगित करता है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ये आपको थोड़ा साफ साफ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 31 है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में। कब भाग लिया, 1900 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, साक्षी मलिक संबंधित हैं, तो साक्षी मलिक किससे संबंधित है, कुश्ती से, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुख्य रंग नहीं है, तो मुख्य रंग कौन नहीं है, हरा रंग मुख्य रंग नहीं है, लाल नीला और पीला 3 ही प्राथमिक या मुख्य रंग होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार
35 है, याद रखिएगा 35 क्या है, हरा रंग है, तो हरा रंग क्या है, ये मूल रंगों से मिलकर बना है, इसलिए यह द्वितीयक रंग है। हरा रंग क्या है, द्वितीयक रंग है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रंग का प्रतीक नहीं है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था रंगों में कि लाल रंग ऊर्जा का, शक्ति का और प्रेम का प्रतीक है, रॉयल्टी अर्थात राजसी का प्रतीक नहीं है। राजसी का या रॉयल्टी का प्रतीक कौन रंग है, याद रखिएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है वो रॉयल्टी अर्थात राजसी का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो लाल रंग का प्रतीक नहीं है कौन, रॉयल्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा, शक्ति और प्रेम तीनों लाल रंग के प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड है, माउस है, वेबकैम है, वेब कैमरा ये है। तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एमएस वर्ड है, तो हार्डवेयर नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं है, कौन है, सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामों का समूह, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा, मांस से है, प्याज से है, झींगा से है। गुलाबी क्रांति का संबंध तीनों से, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, टमाटर उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो टमाटर उत्पादन लाल क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, इंसानों ने सर्वप्रथम किस रंग को पहचाना था, तो लाल रंग को। किसको, लाल रंग को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, तो 10वीं पास। एसएससी जीडी के एग्जाम को पास करने के लिए, आज एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, सेमी वावेल है, तो मैंने आपको बताया था डब्लू और वाई क्या होते हैं, ये होते हैं सेमी वावेल। क्या होते हैं, सेमी वावेल। डब्लू और वाई क्या होते हैं, सेमी वावेल कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में, इसका नाम है अर्धस्वर, अर्थात ये आधा स्वर और आधा व्यंजन का काम करते हैं, कहीं पे स्वर कहीं व्यंजन का काम करते हैं, इसलिए डब्लू और वाई को क्या कहते हैं, सेमी वावेल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डब्लू होता है अर्थात। क्लियर, 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात सी में ऑप्शन कौन है, डब्लू। सी मत समझिएगा कि सी सेमी वावेल है, सी ऑप्शन में डब्लू है, डब्लू है उसका आंसर। क्लियर, अब बात करते हैं 44 है, कंक्रीट नाउन है, तो याद रखिएगा कंक्रीट नाउन वह होता है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो वही कंक्रीट नाउन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बुक, किताब को आप टच कर सकते हो, इसलिए किताब क्या है, कंक्रीट नाउन है, आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 क्या है, याद रखिएगा, कंट्रीज, तो मैंने आपको बताया था कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। और कंट्री का नेम क्या है, कंट्री का नेम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो कौन कौन है, इसमें है हु है और हाउ। हु और हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन किस में दिए हैं, डी में दिए गए। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, याद रखिएगा। बी और सी दोनों हैं, लेकिन दोनों का एक सही आंसर डी दिया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 याद रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो अप डाउन नहीं होगा, कम को नहीं होगा, क्या होगा, ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन होगा, ईच अदर होगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव इज, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन होगा, तो गुड, बेटर नहीं होगा, वेल नहीं होगा, कौन होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इररेगुलर वर्ब इज, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, इररेगुलर वर्ब वह वर्ब होता है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म पहले से भिन्न होते हैं। जैसे गो का वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गान होता है, तो गो वेंट गान तीनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए गो क्या है, इररेगुलर वर्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इररेगुलर वर्ब है, कौन है, गो है, बाकी सब नहीं है। क्यों, बाकी सब रेगुलर वर्ब है, क्यों, क्योंकि प्ले में ईडी जोड़ के सेकंड थर्ड बना लेंगे, वॉक में ईडी जोड़ के सेकंड थर्ड बना लेंगे, और टाक में ईडी जोड़ के सेकंड थर्ड बना लेंगे। इस प्रकार जो जिस वर्ब में हम कुछ जोड़कर, कुछ सफिक्स जोड़कर उसको वर्ब बना लेते हैं, वो होता है रेगुलर वर्ब। क्लियर, लेकिन जिसका पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म अलग अलग होता है, वो क्या होता है, इररेगुलर वर्ब होता है, इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, हुर्रा एक्सप्रेसेज, हुर्रा व्यक्त करता है, तो हुर्रा क्या व्यक्त करेगा, याद रखिएगा, जॉय। ऑप्शन को हमने पढ़कर सीधे आंसर पे आते हैं। हुर्रा क्या व्यक्त करता है, जॉय, अर्थात खुशी, आनंद, मजा को व्यक्त करता है। क्लियर, तो इस प्रकार यहां तक हुआ आपका कंप्लीट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फैंटास्टिक। आइए आज सीखिए आप एमए वाला फाउंडेशन जीके कंपटीशन 2025 का एग्ज़ाम जो अभी 10 अगस्त को कंप्लीट कराया गया है। इसमें क्लास 10 से रिलेटेड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो ग्रुप बी पेपर आया था,
उसके उन प्रश्नों के, उन 50 MCQ प्रश्नों के क्या हल होंगे, आइए एक एक करके आपसे है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रश्नों को थोड़ा बारीकी से देखेगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप शब्दों पर ज़्यादा जोर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, भारत भाग्य विधाता का लेखक कौन है? अर्थात भारत भाग्य विधाता के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लेखक हैं, आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अंधेरे से संघर्ष गद्यांश में किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन है? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। किसका वर्णन है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर ये है 4, भारत एक खोज पुस्तक में भारतीय इतिहास की शुरुआत किस काल से की गई है? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से, आप इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित गद्यांश में कौन सा प्रमुख नारा मिलता है? तो याद रखिएगा ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा वहां बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम किस काव्य रचना का अंश है? तो याद रखिएगा आनंद मठ। वंदे मातरम कहाँ का है? लिया गया आनंद मठ से लिया गया, याद रखिएगा। अब है अगला, सरफरोशी की तमन्ना कविता के कवि कौन है? तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना कविता के कवि कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8 है, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने किस ऐतिहासिक भावना को प्रकट किया है? तो याद रखिएगा पुष्प की अभिलाषा में किस की भावना का प्रकट किया है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के लिए बलिदान। पुष्प की अभिलाषा के लिए में की कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान की भावना को प्रकट किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? झांसी की रानी कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 10 है, खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति किस ऐतिहासिक वीरांगना के लिए कही गई है? तो याद रखना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। किसके लिए? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, आप इसे याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या है? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा न्यूसेपे मजीनी ने किया। किसने किया? न्यूसेपे मजीनी ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1830 में ग्रीस ने स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त की? तो याद रखिएगा तुर्की से। किससे? तुर्की से। बात करते हैं ब्लड एंड आयरन, सुनिएगा ध्यान से, ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ब्लड एंड आयरन की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म है तो आप लोग शब्दों पर ज्यादा जोर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। क्या इसका ऑप्शन था? राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, आप इसको याद रखिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जल वन और भूमि किस प्रकार के संसाधन है? जल वन और भूमि किस प्रकार के संसाधन है? तो याद रखिएगा ये कैसे संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली मिट्टी कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। संसाधनों के सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन। इस क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? तो याद रखना 18% है। श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या 18% है। अब बात करते हैं बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? तो बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? याद रखिएगा इसका अर्थ है बहुसंख्यकों का शासन। क्या होगा इसका अर्थ? बहुसंख्यकों का शासन।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षैतिज शक्ति साझाकरण किनके बीच होता है? तो याद रखिएगा, क्षैतिज शक्ति साझाकरण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है। किनके बीच होता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, 21 की। क्या है? इंद्रधनुष में सबसे पहला रंग कौन सा होता है? याद रखिएगा, लाल होता है। भले ही VIBGYOR में विबग्योर से शुरू होता है, लेकिन पहला रंग क्या होता है? इंद्रधनुष का लाल होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्या याद रखिएगा? 22 है, 22 क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या ध्यान दीजिएगा? 22 है, रंग बनाने के लिए किसे मूल रंग कहा जाता है? तो कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, लाल पीला नीला, लाल नीला पीला, लाल नीला पीला, यही मूल रंगों का प्रयोग करके हम बनाते हैं, और कोई रंग। अब बात करते हैं जो हरा होता है वो किन दो रंगों से मिलकर बना है? क्वेश्चन नंबर 23 है, हरा रंग किस दो रंगों से मिलकर बना है? तो किससे मिलकर बना है? नीला और पीला से। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन के कारण। ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अब है, आंख में रंग को पहचानने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आंख में रंग को पहचानने वाली कोशिकाओं को कोन सेल कहा जाता है, अर्थात शंक्वाकार सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? याद रखिएगा, बैगनी। प्रकाश का सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाले रंग का क्या नाम है? याद रखिएगा, सफेद। बीच वाले रंग का क्या नाम है? तिरंगा में सफेद नाम है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरोफिल का हरा रंग किस धातु तत्व के कारण होता है? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? रंग दृष्टि दोष का प्रमुख कारण क्या है? तो रंग दृष्टि दोष का प्रमुख कारण है कोन सेल की कमी। क्या कारण है? कोन सेल की कमी, अर्थात शंक्वाकार सेलों की कमी से ही रंग दोष होता है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले CMYK मॉडल में के किस रंग को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग होने वाले CMYK मॉडल में के जो है, के फॉर काला को दर्शाता है। इसको दर्शाएगा काला को, अर्थात ब्लैक को दर्शाएगा। बात करते हैं 21 है, मनुष्य में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो आपको पता है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस जाएगी हमारे अंदर? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। किसके दौरान? श्वसन की क्रिया के दौरान। बहुत आसान, एकदम हलवा है जैसे। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा हरा रंग आवश्यक होता है? तो क्या इसका आंसर होगा? क्लोरोफिल। पत्तियों में संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग का पदार्थ आवश्यक होता है? याद रखिएगा, कौन सा हरा रंग द्रव्य आवश्यक होता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल होता है आवश्यक, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या? याद रखिएगा, ये है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आंसर क्या होगा? 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय, 4 कक्ष या 4 वेश्म या 4 चैम्बर होते हैं। 2 निलय, 2 अलिंद। क्लियर? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मानव में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो याद रखना, किडनी अर्थात गुर्दा या वृक्क में। किडनी अर्थात गुर्दा या वृक्क में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से किस अंग में समाप्त होता है? तो याद रखना, छोटी आंत में। किसमें समाप्त होगा? छोटी आंत में। भोजन छोटी आंत में जाकर अंत में समाप्त हो जाता है, पच जाता है। बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की। दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। देखिएगा ध्यान से, दर्पण के फोकस अर्थात F और वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच की दूरी अर्धवक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी? अर्धवक्रता त्रिज्या होगी। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपवर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? याद रखिएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं सच बताता हूं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है?
तो इसका ऑप्शन दिया फोकस और ध्रुव के मध्य, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वक्रता केंद्र से बाहर, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से बाहर, ये बी वाला बोला गया है। सी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो ये वक्रता केंद्र के बाहर नहीं कहा जाता उसे, ये ऑप्शन सही होगा आपका सी वाला होगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, सी वाला होगा। क्यों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अर्थात सी और हम जब एफ के बीच वस्तु को रखते हैं ना ऐसे, क्लियर, तो इमेज उसका बनता है। इमेज क्या होता है, इमेज बनता है, कहाँ बनता है, तो यहाँ पर इधर बनेगा ऐसे, सी और अनंत के बीच बनेगा, आप याद रखिएगा। दर्पण के पीछे तो वस्तु रखा नहीं जाता, आपको पता ही होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 की, 39 क्या है, उत्तल लेंस में समानांतर किरणें अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती हैं। उत्तल लेंस में समानांतर किरणें जो आती हैं अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती हैं, तो याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, किस बिंदु पर मिलेंगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस पे मिलेंगी, तो याद रखिएगा कहाँ मिलेंगे, अपवर्तित होकर फोकस पे मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, पानी में डूबा हुआ सीधा डंडा मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। किस कारण, अपवर्तन के कारण, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक इंग्लिश है, आप याद रखिएगा इसमें क्या क्या है। ये है हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, तो याद रखिएगा जीएल फ्यून्स। कौन है, जीएल फ्यून्स ए लेटर टू गॉड के राइटर है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स। लेंचो की फसल को कौन बर्बाद कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलस्टॉर्म अर्थात ओला। ओला ने क्या किया, उस लेंचो की फसल को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 है इन डस्ट ऑफ स्नो द पोएट्स मूड चेंज बिकॉज ऑफ। ध्यान दीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसमें कवि की मूड बदल जाती है, किस कारण बदलती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्नो फॉल ऑन हिज हेड, उसके सिर पर बर्फबारी होने से उसका मूड बदल जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन, याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रूस्ट। रॉबर्ट फ्रूस्ट ही डस्ट ऑफ स्नो के क्या है, पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेज पंपरीज डॉग। मिसेज पंपरी के डॉग का क्या नाम था, इसका आंसर क्या होगा, ट्रिकी था। ट्रिकिया उसका नाम था, उसके कुत्ते का नाम। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है वाई डिड मिसेज पंपरी कॉल द नरेटर। मिसेज पंपरी ने नरेटर अर्थात वर्णनकर्ता राइटर को क्यों बुलाई, तो ध्यान दीजिएगा क्यों बुलाई, तो याद रखिएगा ही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्यों बुलाई, तो ट्रिकी वाज टू फैट एंड अनवेल, वह मोटा और अस्वस्थ हो गया था इसलिए उसको बुलाई। ट्रिकिया क्या हो गया था, बहुत मोटा गया था एकदम, इसलिए बुलाया गया उसको, डॉक्टर को। अब है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें छांटना है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे गोज होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत है। ही गॉन टू स्कूल, बी ऑप्शन है ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, इसलिए इसको हम टिक कर देते हैं। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहला ऑप्शन हमें सही मिल गया तो कर देंगे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यही करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन 48 याद रखिएगा, यह चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, किसमें भरना है हमें, यहाँ पर दे आर इंटरेस्टेड डैश है लर्निंग इंग्लिश, तो दे आर इंटरेस्टेड यहाँ क्या भराया जाएगा, इन भराया जाएगा, प्रीपोजिशन इन रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा, विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, सेंटेंस है सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, तो इसमें ब्यूटीफुल्ली क्या है, इसमें जो वर्ड ब्यूटीफुल्ली है यही क्या है, यही क्या है, एडवर्ब है, उसे आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें है चूज द करेक्ट कंजक्शन। चूज द करेक्ट कंजक्शन 50 में है क्या है, आई स्टेड एट होम, मैं घर पे ही रुका रहा, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, मैं घर पे रुका रहा, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि शब्द जरूर रहा होगा, क्योंकि मैं घर पे रुका था क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, सॉरी बिकॉज वर्ब केवल होगा, क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिकॉज हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका जीके कंपटीशन का ग्रुप बी भी हुआ कंप्लीट। क्लियर। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। और आज आप अपना एग्ज़ाम देकर निकले हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में उसको कवर करा लिया जाए। तो आइए एक एक करके ग्रुप ए से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे
एक एक करके आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप शब्दों पर ज़्यादा जोर करिएगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है पहला, हु वाज द टीचर इन द लास्ट लेसन, अर्थात लास्ट लेसन में जो चैप्टर है उसमें टीचर कौन थे? तो याद रखिएगा एम हैमल। मिस्टर एम हैमल ही क्या थे? उसमें टीचर थे, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या याद रखिएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन बीइंग हेल्ड, अर्थात अंतिम फ्रेंच पाठ क्यों उसको रोक दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो फ्रेंच लेसन था उसको क्यों रोक दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है? ऑप्शन में दिया है बिकॉज द टीचर वाज रिटायरिंग, ये नहीं ऑप्शन है। बिकॉज ऑफ द पर्सियन हैड टेकन ओवर द प्रोविंस, बिकॉज ऑफ द स्कूल वाज क्लोजिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स वांटेड इट। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यही है, बिकॉज ऑफ द पर्सियन हैड टेकन ओवर द प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? थर्ड क्या था? यह है, व्हाट इमोशन डिड फ्रेंच फील ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, लास्ट अंतिम पाठ के दौरान क्या भावना फ्रेंच के अंदर आई? तो याद रखिएगा ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिग्रेट एंड सैडनेस, पछतावा हुआ और वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ में आने लगा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है? व्हाट डिड यम मिस्टर हैमल एम्फसाइज इन हिज लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में वो क्या किसकी विशेषता बताते हैं? तो याद रखिएगा यहां पर बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच एंड प्रिजर्विंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हु रोट द पोएम माई मदर एट 66, किसने इसे लिखा? तो याद रखिएगा कमला दास ने इसे लिखा। किसने लिखा? कमला दास ने लिखा माई मदर एट 66, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट वाज द पोएट्स मेन फीलिंग व्हाइल लुकिंग एट हर मदर इन पोएम, तो क्या वो फील करती है? तो यहाँ पे फील करती है फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माता को खोने का वो डर महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सिमिली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, किस उपमा का प्रयोग किया गया है द पोएट्स मदर्स फेस, कवि के माता के चेहरे के लिए? तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर है सी ऑप्शन, लाइक ए कॉर्प्स इन द पेल मूनलाइट, अर्थात पीले चंद्रमा की प्रकाश में लाश की तरह, यही वर्ड यूज किया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वेयर वाज द पोएट ट्रेवलिंग इन द पोएम, कहां पर वो कवित्री गति कर रही थी? टू द एयरपोर्ट, कहां पर गति कर रही थी? टू द एयरपोर्ट पर गति कर रही थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है? 9 क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के राइटर कौन है? तो याद रखिएगा जैक फिनी, थर्ड लेवल के राइटर कौन है? जैक फिनी, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो व्हाट इज द थर्ड लेवल से स्टोरी, थर्ड लेवल की कहानी क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर है, इसका बी आंसर हो जाएगा, ए मेटाफर फॉर टाइम ट्रेवल टू द पास्ट। क्लियर? अर्थात भूतकाल में जाकर यात्रा करना, अर्थात समय यात्रा करना, यही इसका क्या है? राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट डज द नरेटर चार्ली फाइंड ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रेट शटल स्टेशन, वह क्या पाता है? तो देखिएगा वह क्या पाता है, तो आपने स्टोरी को पढ़ा है, यही उसको मिलेगा, एंड ओल्ड फैशन्ड ट्रेन स्टेशन फ्रॉम 1894 1894 की एक पुराने ढंग की ट्रेन स्टेशन वहां पर उसको मिलती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाई डज चार्ली वांट टू एस्केप टू द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल से बच के क्यों जाना चाहता है? क्या व्हाई डज चार्ली वांट टू एस्केप टू द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल से बचकर निकलना क्यों चाहता है? तो याद रखिएगा टू अवॉइड हिज स्ट्रेसफुल लाइफ इन द प्रेजेंट, वर्तमान की जो स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ है उससे वो निकलना चाहता है, इसलिए वहां पे हो जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन की, हिंदी में क्या पूछा गया था याद रखिएगा आप लोग। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा ध्यान देगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी गद्य में आलोचना का महत्व किस कारण से बढ़ा? हिंदी गद्य साहित्य में आलोचना का महत्व किस कारण से बढ़ा है? याद रखिएगा सामाजिक बदलाव के कारण,
इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, ये है हिंदी पद्य साहित्य में प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो कौन है? मीराबाई और रैदास। इसको आप याद रखिएगा, कौन है? मीराबाई और रैदास। इसको आप याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। 15 है हिंदी साहित्य में राष्ट्र जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? तो आप इसको याद रखिएगा, गद्य साहित्य पर। किस पर पड़ा? गद्य साहित्य पर। किस हिंदी साहित्य में राष्ट्र जागरण का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ा? सबसे ज्यादा गद्य साहित्य पर पड़ा है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? गद्य साहित्य को फला फूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये है हिंदी गद्य और पद्य के सामाजिक चेतना किस काल में अधिक स्पष्ट हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किस में स्पष्ट हुए हैं? ये आधुनिक काल में स्पष्ट हुए हैं। कब? हिंदी पद्य साहित्य में मुख्य छंद प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये है दोहा, चौपाई और सवैया। दोहा, चौपाई और सवैया मुख्य छंद हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्या है? 18 है आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? प्रेमचंद्र और मैथिली शरणगुप्त आधुनिक गद्य साहित्य के हिंदी प्रवर्तक हैं। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। क्या है? हिंदी साहित्य में प्रेम और विरह के विषय मुख्यतः किस काल के कविताओं में देखे जाते हैं? तो याद रखिएगा, छायावाद में। किसमें देखा जाता है? छायावाद में। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 की, हिंदी साहित्य में नवजागरण का क्या योगदान था? तो हिंदी साहित्य में नवजागरण का क्या योगदान था? क्या योगदान रहा? तो ध्यान दीजिएगा, नवजागरण का क्या योगदान रहा? आप ध्यान दीजिएगा, तो सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता आई। इससे क्या हुई? सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता आई। आप इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हिंदी पद्य और गद्य के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो हिंदी पद्य और गद्य के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? रामचरितमानस और गोदान। इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हिंदी साहित्य में लोक जीवन का प्रतिबिंब किस प्रकार से मिलता है? तो हिंदी साहित्य में लोक जीवन का प्रतिबिंब लोकगीत और लोक कथाओं में मिलता है। किसे मिलेगा? लोकगीत और लोक कथाओं में मिलता है। याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? ये है हिंदी गद्य में उपन्यास और कहानी का विकास किस काल में हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जागरण काल में। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हिंदी साहित्य में लोकगीतों का, इसको तो हमने बताया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी गद्य में उपन्यास और कहानी का विकास किस काल में हुआ है? तो राष्ट्रीय जागरण काल में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हिंदी पद्य साहित्य में छायावाद के बाद का प्रमुख युग कौन सा था? तो हिंदी गद्य साहित्य में छायावाद के बाद प्रमुख क्या था? प्रगतिवाद था। क्या था? प्रगतिवाद था। इसके बाद प्रयोगवाद था। क्लियर? याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यहाँ से आपका शुरू होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 25 क्या है? 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? तो नमक और पानी है, चीनी और पानी का विलयन है। ध्यान दीजिएगा, तेल और पानी का विलयन नहीं है। ये क्या है? ये जो है विलयन नहीं है, निलंबन है। क्या है? निलंबन है या क्या? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विलयन में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाने से विलयन में क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। सॉल्यूट अर्थात विलय की मात्रा बढ़ाएंगे ना, तो विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा सांद्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? आवेश पर लगने वाला बल, अर्थात ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है ना। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, वही कहा गया आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, आवेशों की मात्रा और उनकी दूरी पर। याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए वाला होगा, आवेशों की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर। बीच नहीं लिखा है, दूरी पर हो जाएगा। क्लियर? सही है। 29 क्या है? किस प्रकार का दर्पण सूर्य की रोशनी को किसी एक स्थान पर केंद्रित करता है?
तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर एकत्रित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, लेंस का फोकस केंद्र किस स्थान पर होता है? याद रखना, लेंस का मुख्य फोकस नहीं बोला है, लेंस का फोकस केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिएगा लेंस के बीच में होता है। कहाँ होता है? लेंस के बीच में होता है। आप इसको याद रखिएगा, लेंस का फोकस कहाँ होता है? लेंस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की ऊर्जा का क्या होता है? तो अब अपवर्तन के दौरान प्रकाश की ऊर्जा समान बनी रहती है, आप याद रखिएगा। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की ऊर्जा समान बनी रहती है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? ये आप ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, ये है क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा कर दिए हैं। यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो उसकी गति किसमें बदलती है? जब प्रकाश अपवर्तित होता है ना तो उसकी गति जो है तरंग दैर्ध्य में बदल जाती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपवर्तन की घटना में बदल जाती है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, क्या है, यह दर्पण में प्रकाश किरण का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा दर्पण में प्रकाश किरण का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पर। किस पर होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पर, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, उत्तल दर्पण की तस्वीर का प्रकार क्या हो सकता है? तो उत्तल दर्पण की तस्वीर का प्रकार हमेशा याद रखना है आभासी, सीधा क्या होगा? छोटा होगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा, छोटा इमेज बनाता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या, ध्यान दीजिएगा। 35 है समांतर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 के आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 है यहाँ पे, समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें कैसे परावर्तित होती है? तो याद रखिएगा कैसे परावर्तित होती है? तो समांतर ही आती है, समांतर चली जाती है। कैसे होंगी परावर्तित? समांतर आएंगी और समांतर चली जाएंगी, आप याद रखिएगा। बात करते हैं लेंस के लिए ग्रीक अक्षर यह क्या दर्शाता है? तो फोकल लंबाई को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? फोकल लंबाई अर्थात फोकस दूरी को दर्शाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो प्रश्न संख्या 37 क्या याद रखिएगा। 37 है, क्या सभी प्रकार के आवेश स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा सभी प्रकार के आवेश स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं 38 की, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार होती हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी नहीं मिलती है, यही होगा। ऑप्शन को आप पढ़िएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही, कभी नहीं मिलती। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी मिलती नहीं, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, कूलाम्ब बल किस प्रकार का होता है? तो कूलाम्ब बल आकर्षण या विकर्षण का होता है। किसका होगा? आकर्षण या विकर्षण का क्या होता है? कूलाम्ब जो बल होता है वो होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दर्पण की परावर्तन सतह किसे कहते हैं? तो दर्पण की परावर्तन सतह याद रखिएगा दर्पण की धातु की सतह होती है, वही क्या है? परावर्तन सतह होती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, ये क्या होता है? अपवर्तनांक किसे दर्शाता है? ये क्वेश्चन नंबर 41 क्या, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक किसे दर्शाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक किसे दर्शाता है। तो अपवर्तनांक किसे दर्शाएगा? प्रकाश की गति में परिवर्तन को ही, प्रकाश की गति में परिवर्तन को ही क्या दर्शाएगा? अपवर्तनांक दर्शाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश की किरणें जब दो माध्यमों के बीच सीमा पृष्ठ पर पहुंचती है तो किस घटना को परावर्तन कहते हैं? जब प्रकाश की सीमा पृष्ठ पे आई तो किस घटना को बोलेंगे परावर्तन? प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना। यदि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना, तब उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा छोटा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या, ध्यान दीजिएगा। 43 क्या है? समतल दर्पण में वस्तु और चित्र की दूरी समान होती है, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, ये कथन सही है। समतल दर्पण में वस्तु और चित्र की दूरी समान दूरी पर होती है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है, अवतल लेंस में फोकस किस दिशा में होता है? तो अवतल लेंस में फोकस कहाँ होता है? तो अवतल लेंस में फोकस कहाँ होता है? लेंस के सामने होता है। कहाँ होता है? लेंस के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है? तो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है कि कुल आवेश स्थिर रहता है। क्या होगा? कुल आवेश स्थिर रहता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्या एक वस्तु से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होते। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती है, आप याद रखिएगा। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 47 है, अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिएगा, अपवर्तन का नियम स्नेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? स्नेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से गुजरती है तो उसका मार्ग कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा, उसका मार्ग क्या हो जाता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम पढ़ते चलेंगे तो सामान्य से क्या होता है, वो दूर अपवर्तित हो जाता है, वो दूर हट कर जाता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विलयन में, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 49 के आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। विलयन में सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा जिसे घुलाया जा सकता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, संतृप्त बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतृप्त बिंदु। अब बात करते हैं, किसी विलयन में सॉल्यूट का प्रतिशत मापन किसे कहेंगे? तो किसी विलयन में सॉल्यूट का मापन प्रतिशत ये होता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो इसलिए इस प्रकार आपका ये हुआ कंप्लीट। आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे यदि एग्जाम में आता है तो आप अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।